तो इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में वर्क एंड एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, conservative and non-conservative forces, and at last potential energy and spring force. स्प्रिंग फोर्स, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से, फिर हम बात करेंगे वर्क के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे वर्क एंड एनर्जी में क्या रिलेशन है और कैसे ड्राइव होता है, फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बाद फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग फोर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल लेटर के ई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबल है के ई। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि अगर कभी भी कोई एक मास है और उसके पास कोई एक वेलोसिटी है तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं वो होती है हाफ mv²। तो इसको लिख लेते हैं। Whenever an object of mass m, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है and is moving with a velocity v, अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, then the kinetic energy of an object is, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ m जो मास है, v² जो वेलोसिटी है, जहाँ पर m क्या है, मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को बताएंगे। तो इसके एग्जांपल है, जैसे आपके पास कोई कार है, रोड पे जा रही है, तो कार का जो मास है m और ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो ये सिंपल है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है तो हमें मास पता होना चाहिए और उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम देखते हैं वर्क के बारे में। वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं और वर्क होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन हरदम किसी एक फोर्स के कारण होता है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द product of component of the force in the direction of the displacement, and the magnitude of this displacement। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू
समझते हैं। तो बोलना क्या चाहता है, द वर्क डन बाई अ फोर्स, मतलब किसी भी फोर्स के कारण अगर कोई वर्क डन हो रहा है, इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें मेन टर्म्स क्या है कि वर्क डन बाई द फोर्स, किसी एक फोर्स के कारण, और वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। किस किस का प्रोडक्ट है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the component of the force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। तो हमारे पास जैसे सपोज एक कोई सरफेस है, और इसके ऊपर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F। इसका हम ले लेते हैं, ये इसका y डायरेक्शन है और ये इसका x डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर कोई एक फोर्स वेक्टर लग रहा है F, और ये जो फोर्स वेक्टर है x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और ये ऑब्जेक्ट के कारण, इस फोर्स के कारण, F फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट ने एक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब मूव कर गया। कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो भी वर्क डन होगा इस फोर्स के कारण, वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द x डायरेक्शन, मतलब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है, इसीलिए हमें जो फोर्स का कंपोनेंट है वो भी x डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा F वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और y डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा F वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये तो हमारे फोर्स के कंपोनेंट हो गए। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अब पहले फोर्स वेक्टर को लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्स वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा आई कैप, जो आई कैप डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, प्लस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर से, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप, क्योंकि ये कितना मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस हुआ है एक्स डायरेक्शन में, वो हुआ है डी एक्स डिस्टेंस। तो डी एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप, वाई डायरेक्शन में इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से जो वर्क डन होगा, वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सिंबल DW से, स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन कैसे हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला। तो F वेक्टर कोस थीटा इनटू मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx, तो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बना वर्क, क्या एक्सप्रेशन आया, फोर्स कोस थीटा dx। तो ये हमारे पास फाइनल वर्क का एक्सप्रेशन आ गया, स्मॉल चेंज इन वर्क डन। अब इसको एक और चीज़ से हमने पहले पढ़ा था, हमने बहुत काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ रहे थे या वेक्टर हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जब भी आपके पास दो वेक्टर होगा, ए वेक्टर दो और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते तो हमारे पास क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, जहाँ पर एफ को आप ले लीजिए ए, dx को ले लीजिए b, और कोस थीटा इसके साथ है। तो हम वर्क डन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वेक्टर। तो ये भी हमें सेम रिजल्ट देगा जो हमें इससे मिला है, डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहो तो हम कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर क्या है हमारे पास, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप, ये हमारा फोर्स वेक्टर है जो हमने यहाँ लिखा है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एक्स आई कैप 0 जे कैप। अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इंटू डी एक्स, जो कि सेम है, ये जो आंसर आया है फाइनल एक्सप्रेशन वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन आल्सो कैन बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन देखा। अभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन कब जीरो होगा, मतलब अगर हमें पता करना है व्हेन वर्क डन इक्वल टू जीरो, कब वर्क डन जीरो हो सकता है। तो पहला ही आप देखेंगे एक्सप्रेशन देख के बता देंगे कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। या तो आपका फोर्स जो वेक्टर है वो जीरो हो जाए तब भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड आप बोल सकते हैं ओके फोर्स भी है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब डी आर वैक्टर जीरो हो जाए तब भी हमारे पास क्या है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट थर्ड जो केस है, एक और तरीका है इसके अलावा कि जो वर्क डन जीरो हो सकता है, जब फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, उस समय एंगल क्या हो जाएगा, थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 जीरो होता है। इसीलिए जब वर्क डन को आप लिखेंगे फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपके परपेंडिकुलर हो जाएं तब भी आपका जो वर्क डन है वो जीरो हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क का समझ आया होगा कि कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म पे। अभी हम देखेंगे कि क्या हम वर्क और जो एनर्जी है जैसे काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में कोई रिलेशन ला सकते हैं कि नहीं। तो इस जो थ्योरम है, जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन लाती है, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी उसी को ड्राइव करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम ड्राइव करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी वाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, अब हाफ क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, मास भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, तो डी वाई डी टी वी स्क्वेयर इसके बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू मास इंटू 2, और डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वेयर कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी 2v डी वी बाई डी टी, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, डी वी स्क्वेयर बाई डी टी इक्वल टू 2v डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के रूल से हमने मैथमेटिक्स के थ्रू हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी टी। और हमें काइनेमेटिक्स से पता है, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो हमारे पास क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसको पुट कर देते हैं। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू mva, जहाँ पर a जो है वो एक्सेलरेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू m इंटू a और v वेलोसिटी, जहाँ पर m इंटू a हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था, फोर्स ये किसके बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए किसके बराबर है, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए के बराबर होता है। ये हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था। तो m इंटू ए फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बचा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू फोर्स, और ये जो v वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में सपोज। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से t से t कट गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो गया, F इंटू डी एक्स। और मैंने क्या बोला था, ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क। तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क, dw वर्क। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क एनर्जी की थ्योरम आ गई, थ्योरम ऑफ वर्क एनर्जी। तो पूरे डेरिवेशन से हमें ये पता चला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ काम हो रहा है, किसी भी वर्क डन हो रहा है किसी भी फोर्स की वजह से, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे ग्रेविटी फोर्स हो, चाहे एनी अदर फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, तो उसमें जो है उस वर्क के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू वर्क डन 2 वर्क डन 1। ठीक है, हमें ये बेसिकली ये फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, हमें ध्यान में रखना है।